हेलो गाइस। मैं विजय कुमार आपके लिए साइंस सब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूँ। और ये साइंस सब्जेक्ट जो है आपके एक तो जो राजस्थान बोर्ड के जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो उनके लिए मैं यहाँ पर जो है वो कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि अपने जो डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से भी मैं इस वीडियो को आपके लिए उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। और मैं पूरी जो है वो पूरी तरह से इस वीडियो को इस तरह से जो है वो बना रहा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस वीडियो से ही आपको अवेलेबल हो जाए और आप अपने उस एग्ज़ाम में अच्छी तरह से उस चीज़ को जो है फोकस कर उसका आंसर दे सकें। ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि मैं, हालांकि ये दोनों के लिए है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर मेरा फोकस जो है वो यहाँ पर 10th क्लास के बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो आपको पता है बहुत ही सिंपल से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, दैनिक जीवन के बारे में है। अपन दैनिक जीवन में कौन कौन से केमिकल या कौन कौन से जो है वो चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं, तो वही हमको यहाँ पे पूछा जाता है। तो उसको भी आप ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। चलते हैं, बात करते हैं टॉपिक के बारे में। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैनिक जीवन में रसायन। आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन, यही कह सकते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा समझने का प्रयास करते रहना। तो दैनिक जीवन में रसायन का मतलब तो यह है कि दैनिक जीवन यानी प्रतिदिन, यहाँ पे हम प्रतिदिन कई रसायनों को, कई पदार्थों का उपयोग करते हैं। कई पदार्थ में अगर हम बात करने जाएं, जैसे भोजन में बात करें, वो भी रसायन है। सफाई में बात करें, जैसे साबुन है, डिटॉल है ना, ये भी रसायन है। अगर हम खेत में बात करें, कृषि में बात करें, तो ये जैसे खाद है या यूरिया उर्वरक कहते हैं इसको, उर्वरक है। ठीक है। जैसे चिकित्सा में अगर मैं बात करूँ, चिकित्सा में अगर बात करूँ तो दवाइयाँ हैं। ठीक है। खेत में और भी बात है, जैसे कीटनाशक है, पीड़कनाशक है। तो ये सब की सब जो है क्या है, रसायन है। और इनका तो हमको पता ही है कि हम रोज उपयोग करते हैं भोजन में, चाहे हमारा दूध हो, चाहे और भी हमारे खाद्य पदार्थ हो, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, इन रसायनों में आते हैं। तो हम प्रतिदिन इन सभी चीज़ों का हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है वो उपयोग करते रहते हैं। यही तो हमको पढ़ना है, दैनिक जीवन में रसायन। अब चलते हैं कि इस दैनिक जीवन रसायन में हम क्या क्या बात करेंगे। तो दैनिक जीवन में हम जो बात करने जाएंगे वो हम तीन चीज़ों के बारे में मुख्य बात करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में, और तीसरा हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो होगा लवण के बारे में। अम्ल, क्षार और लवण, इन तीन चीजों के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल। देखिए अम्ल, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड भी कहते हैं। और यहाँ पर ये एसिड शब्द जो बना है वो लैटिन शब्द, लैटिन शब्द यानी ग्रीक शब्द से बना है, जिसका यहाँ पे अर्थ होता है एसिडस। क्या होता है? एसिडस। और एसिडस को अंग्रेजी में हम यहाँ पर कहते हैं साउर। साउर का मतलब होता है, पता है, खट्टा पदार्थ। क्या? खट्टा पदार्थ। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि अम्ल क्या होते हैं, यानी स्वाद में जो खट्टे होते हैं, स्वाद में
जो खट्टे होते हैं, स्वाद में जो खट्टे होते हैं वही क्या है, अम्ल। ये जानने के लिए, ठीक है, कि भाई वो अम्ल है। हाँ, डेफिनेटली वो अम्ल ही है, ठीक है। अब एक और बात करते हैं कि अम्ल जो है वो, उसका टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा जो है वो टेस्ट है, वो क्या है कि अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र जो है, उस नीले लिटमस पत्र को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो वो नीले से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वही हो जाएगा अम्ल। अब यहाँ पर हम और बात करेंगे कि भाई अम्ल को लेकर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो इन सभी पदार्थों के लिए जो है अम्ल के लिए हैं या क्षार के लिए हैं, तो कुछ संकल्पनाएं दी गई है। संकल्पना का मतलब वैज्ञानिकों ने तरह तरह से इनको परिभाषित किया है, और ये परिभाषाएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम अम्ल के लिए बात करेंगे, और अम्ल के लिए सबसे पहले हम संकल्पना समझने जा रहे हैं, और वो संकल्पना है अपनी आर्हेनियस संकल्पना। कौन सी? आर्हेनियस। तो चलते हैं, हम बात करेंगे अम्ल के लिए, और अम्ल के लिए सबसे पहले संकल्पना आती है आर्हेनियस, आर्हेनियस संकल्पना, आर्हेनियस संकल्पना, और ये दी गई थी 1887 में, 1887। और देखिए ये आर्हेनियस क्या कहता है, तो आर्हेनियस ये कहता है कि वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर, अपघटित यानी घुलकर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इसका मतलब वे पदार्थ जो जल में विघटित होकर, विघटित होकर या आयनित होकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें ही कहते हैं अम्ल। ये कौन कहता है, ये आर्हेनियस कहता है। क्या कहता है आर्हेनियस, कि अगर कोई अम्ल है और उस अम्ल को हम किसमें घोलते हैं, जल में घोल देते हैं, तो क्या देता है, H+ आयन देता है, ठीक है। तो वे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। तो अम्ल जल में घुलकर क्या देगा, H+ आयन देगा। यहाँ पर ये जो H+ आयन है, इस H+ आयन को यहाँ पर एक और नाम दे सकते हैं, प्रोटॉन। क्या, प्रोटॉन। तो अब आप और समझ गए होंगे, ये आगे और परिभाषा आएगी कि प्रोटॉन तो अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन त्यागते हैं। समझ रहे ना, प्रोटॉन मतलब H+ आयन। एक चीज और यहाँ समझते हैं कि ये जो H+ आयन है, ये स्वतंत्र नहीं रहते हैं, ये स्वतंत्र नहीं रहते। तो भला ये किस रूप में रहते हैं, जब H+ आयन देते तो ये स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जल के साथ, जल के साथ यानी H2O के साथ ये क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या बना देते हैं, H3O+। क्या बनाते हैं, H3O+। और इस H3O+ को यहाँ पर कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। याद, तो अब आपके सामने बात आ गई कि हाइड्रोनियम आयन का सूत्र अगर पूछे तो याद रखना है H3O+, ठीक है। ये किसने कहा, आर्हेनियस ने कहा। अब देखिए कुछ अम्ल की बात करते हैं, उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जल में घुलता है तो क्या देता है, H+ देता है, और क्या देता है, क्लोरीन रेनाइन देता है, क्लोराइड आयन देता है। तो ये देखिए H+, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेता हूँ मैं, HNO3। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए ये भी क्या देता है, H+ और ये NO3। तो हमें ध्यान देना है H+ पे, अम्ल। ठीक इसी प्रकार अगर मैं तीसरा और उदाहरण लेता हूँ, जैसे एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। तो क्या बनेगा, देखिए ये H+ दे दिया, तो पीछे क्या रहा,
CH3COO, ये H+। तो आप समझ गए होंगे कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल कौन है? आर्यनीय के अनुसार कौन होंगे? वे पदार्थ जो जल में विघटित या आयनित होकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई किसके लिए परिभाषा? अम्ल के लिए। किसके अनुसार? आर्यनीय के अनुसार। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो गई अम्ल। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, वो है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि भाई अम्ल अम्ल प्रबल भी होते हैं और दुर्बल भी होते हैं। ठीक है, अम्ल सांद्र भी होते हैं और अम्ल तनु भी होते हैं। तो देखिए कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले बता रहा हूँ प्रबल अम्ल। क्या? प्रबल अम्ल। प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए प्रबल अम्ल क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो परिभाषा दी है कि भाई अम्ल जो है वो जल में आयनित होकर H+ आयन देते हैं। तो जो पदार्थ या जो अम्ल जल में पूरे के पूरे आयन दे देते हैं, यदि पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। तो वे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित हो, ये क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। और याद रखने वाली बातें, यहाँ पे कुछ अम्ल लिख रहे हैं, देखिए HCl, HNO3 और H2SO4, ये तीनों की तीनों प्रबल अम्ल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, वापस देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। तो ऐसा अगर आपको परीक्षा में, अगर जैसे कि बोर्ड वाले एग्जाम है, तो उनको पूछे कि किसी एक प्रबल अम्ल का उदाहरण बताओ, ये प्रबल अम्ल है। ठीक, इनमें से कोई भी एक उठाकर नोट डाउन कर लेना है। इसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको ऐसा प्रश्न अगर आ जाए और इस प्रकार की आपको कहीं पर भी दिखे और आपको पूछा जाए कि भाई इसमें से प्रबल अम्ल कौन, ऐसा आपको जो भी दिखाई दे वो प्रबल अम्ल है। ठीक, फिर बात करते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, देखिए दुर्बल यानी वीक एसिड। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल क्या होंगे? सीधी सी बात है, वे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो। वे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित न हो, वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं? तो मैं यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे एसिटिक अम्ल। क्या नाम? एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल। और इसको मैं क्या कहता हूँ? एसिटिक अम्ल। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। चलते हैं आगे, एक चीज और समझते हैं। एक बात कर रहे हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेट। और दूसरा होता है तनु अम्ल। कैसा? तनु अम्ल, डाइल्यूट। अब इन दोनों को समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास में एक 100 ml का बीकर है। ठीक है, कितना ml का है? 100 ml का बीकर है। इस 100 ml में मैं 90 ml तो इसमें क्या है? अम्ल है। और 10 ml मैं इसमें भर लेता हूँ जल। ठीक है, ये 100 हो गया। समझ रहे हो बात? और एक दूसरा बीकर लेता हूँ, ये भी 100 ml का है। ठीक है जी, इसमें क्या करता हूँ मैं? 80 ml तो लेता हूँ जल और 20 ml क्या लेता हूँ? अम्ल। ठीक है, अब ये जो विलियम बना, अब देखिए आप मुझे बताओ किसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है? सीधी सी बात है, इस ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो किस में ज़्यादा है? सीधी सी बात है कि ए में ज़्यादा अम्ल है।
तो इसका मतलब ये कैसा अम्ल है? ये सांद्र अम्ल है। कैसा अम्ल है? सांद्र। और ये कैसा अम्ल है? ये तनु है। समझ आ रही बात? तो मतलब जब दो अम्ल हमको दिए गए हैं और दोनों अम्ल में जिस अम्ल के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना, यानी वे अम्ल जिसमें अपेक्षाकृत अम्ल की मात्रा ज्यादा है वे तो कहलाएंगे सांद्र अम्ल, और अपेक्षाकृत जिसमें अम्ल की मात्रा क्या है? कम है, वो क्या कहलाएंगे? तनु अम्ल। अब सीधी सी बात है कि मुझे बताओ कि किस में H प्लस आयन ज्यादा होंगे? सीधी सी बात है, किस में होगी? इसमें होगी। यानी सांद्र अम्ल जो है इसमें H प्लस आयनों की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, जबकि इसमें क्या होगी? H प्लस आयनों की मात्रा कम होगी। तो ये कैसे हो गए? ये कैसे हो गए? ये तनु हो गए, तो और ये सांद्र हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। देखते हैं आगे कल बात करें। देखिए थोड़ा थोड़ा समझते रहना।